आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलाऊंगा जो दिल्ली का एक बड़ा नाम है, दिल्ली का एक बड़ा चेहरा है, और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के एक टाइम में बहुत करीबी हुआ करते थे। इनका नाम है डॉक्टर सुखवीर दलाल जी। ये बहुत बड़ी शख्सियत है अपने आप में। अगर दिल्ली की मैं नेताओं की बात करूंगा या दिल्ली के अच्छे व्यक्तित्वों की बात करूं तो इनका नाम आता है। तो मैं भी कहीं आया हुआ था तो मैंने सोचा कि सर से भी गुफ्तगू थोड़ा कर ही लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की राजनीति हो रही है, उठक पटक चल रही है, अभी पूरा सुपड़ा साफ हो गया आम आदमी पार्टी का। तो सर से कुछ गुफ्तगू करेंगे। सर हैं सुखवीर दलाल जी। जी नमस्कार, सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। सर आप जैसे कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर की उपाधि है आपके पास, और दिल्ली में ऐसा कम नेताओं को देखने को मिलता है कि वो हाईली एजुकेटेड है, या देश में भी ऐसा कम देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल जिस तरह से नेताओं का बोलबाला है, कोई अशिक्षित है, कोई क्या है, कोई क्या है, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कम पढ़े लिखे नेता हैं आपकी तरह और ऐसे साफ सुथरी छवि वाले। तो इसमें क्या कहना सर आपका? देखिए, राजनीति में सभी तरह के आदमी, क्योंकि मैं भी पिछले 10-11 साल से राजनीति में जी, और मैं देखता हूँ वहाँ पढ़े लिखे भी हैं और दूसरे आदमी भी हैं, पर लेकिन अपने अपने एक सोच होती है। मेरा भी केजरीवाल से संपर्क हुआ, मैं केजरीवाल भी उसमें आया संपर्क में। उन्होंने मेरे को इच्छा जाहिर की कि हम आपको मुल्का से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं तो सरकारी पोस्ट में हूँ, क्लास 1 अफसर हूँ। अच्छा, सरकारी पोस्ट थी आपकी? हाँ। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तो बड़ी इच्छा से आया था, आशाओं से आया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको निराश करके नहीं भेजूंगा, और मैंने उसी टाइम रिजाइन दिया और मैं इस पार्टी के साथ। अच्छा सर, तो कौन से डिपार्टमेंट में थे सर आप? मैं आकाशवाणी में। आकाशवाणी में? सर आकाशवाणी की जॉब तो बहुत, आकाशवाणी की जॉब तो बड़ी सर्वश्रेष्ठ जॉब होती है सर। देखा भी था, वो कार्यकाल देखा है मैंने आपका, तो एक टाइम में बहुत करीबी थे और केजरीवाल जी ने आपको मौका दिया। तो सर अभी मैंने देखा कि लास्ट टाइम आपने बीजेपी को ज्वाइन कर दिया। तो सर ऐसा क्या हुआ कि आपको राजनीति में लाने वाला, जो राजनीति में आपको टिकट दिया, आपको विधायक बनाया, और एक करीबी दिल थे काफ़ी उनके, तो ऐसा क्या हो गया एकदम से कि आपने आम आदमी का, जब बुरा वक्त आम आदमी का चल रहा है कि भैया एक के बाद एक नेता सब जेल में जा रहे हैं, आरोप से घिरे हुए हैं, उसके बाद भी आपने भी साथ छोड़ दिया? 2015 से ही, वैसे 2013 से ही मानता हूँ मैं केजरीवाल के संपर्क में। 2020 तक केजरीवाल ने जो सरकारें बनाई दोनों में, बहुत ही अच्छा काम, बड़े सिंसियरिटी से काम करने की है उसकी। पता नहीं 2020 के बाद इन लोगों का जो मेन मुद्दा था ना, उससे ध्यान ही भटक गया। बस इन्होंने पैसे की राजनीति और एक भूख, जैसे वो सीएम बना था, तो मैं जानता हूँ सीएम रह के वो बहुत अच्छे काम कर सकता है। अच्छा, लेकिन उसकी एक हवस पीएम बनने की होगी, जबकि पीएम बनने के लिए बहुत तजर्बा भी चाहिए था, पार्टी का फैलाव भी करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं वो क्या अपनी सोच थी, उसको तो बस एक ही दिखाई देता था। अब मैं किसी तरह भी 2019 में भी सोच रहा था, 19 नहीं तो 24 तक तो उसको बनना ही बनना था, बाई हुक और बाई क्रुक उसको प्राइम मिनिस्टर का सपना है, और जिससे ये पार्टी मतलब जो है बिखराव की तरफ चली। अच्छा, वो मूंगफली डाल के हसीन सपने देखने लगे पीएम बनने की। पीएम बनने तो जो अभी बैकफुट हुआ है तो ज़्यादा महत्वाकांक्षा के कारण हुआ है कि भाई मैं पीएम बन जाऊंगा, और जो बैकफुट पे आ गई। नहीं, इसमें पहले ही अच्छे अच्छे आदमियों को दरकिनार करने शुरू कर दिया। अच्छा, और पैसे के बलबूते पे राज्यसभा में मेंबर लेने लग गए। अच्छा, आपने 2G घोटाला सुना होगा? हाँ जी, सुना था, में बहुत बड़ा घोटाला। जो जैसे ना स्पेक्ट्रम का 2G घोटाला था, हाँ जी, यहाँ एक 2G गुप्ता घोटाला था। अच्छा, तुझे दो गुप्ताओं का घोटाला था। अच्छा, जिसको इसने राज्यसभा में भेजा, और अपने असली वर्कर, अच्छा, जो डिवोटेड थे, हाँ, कुमार विश्वास, हाँ, आशुतोष जी और योगेंद्र यादव को भी इसने पहले ही दरकिनार कर दिया था, प्रशांत भूषण और कई और साथी थे। तो सर फिर जो राज्यसभा एमपी बना रहे हैं या जो टिकटें दिए जाते तो पैसों के बल पे दिए जाते थे क्या? बिल्कुल, इसने जब वो किया तो पैसे के बलबूते पर दिया। संजय सिंह को भी बड़ी मुश्किल से लोगों के दबाव, हमारे जैसे विधायकों थे,
दबाव से बढ़ाया गया था, नहीं तो संजय सिंह का भी कोई नाम निशान नहीं था। तो सर ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर आप कि राज्यसभा का और जो विधायक का सांसद का टिकट पैसों के बल पर दिए जाते थे, तो क्या लिस्ट केजरीवाल जी बनाते थे या कोई और बनाता था? मैं बता रहा हूँ, इसका पतन का कारण ही नहीं था। जैसे मुगलों के पतन का कारण जो है ना, औरंगजेब को मानते हैं ना, इसी तरह मैं तो अपने मेरी असेसमेंट है, मैं तो इस पार्टी के पतन का कारण जो है ना, केजरीवाल को ही मानता हूँ, और कोई दूसरा कोई दोषी नहीं है। तो सर विधायक के टिकट के लिए कितना पैसा हो लगता था टिकट लेने विधायक के के लिए? टिकट के लिए 20-20 करोड़ रुपए में क्या बात कर रहे हैं सर? मैं वाक्य में कह रहा हूँ। विधायक के टिकट अगर लेना है आम आदमी पार्टी से तो 20 करोड़ रुपए देने 20 पड़ेंगे। करोड़ रुपए देगा। अब की बार भी उसने मेरे को 6 करोड़ रुपए की डिमांड की, मैंने हाथ जोड़ी, तभी मैंने ये पार्टी छोड़ दिया। 6 करोड़ की। 6 करोड़ रुपए और फिर सांसद के टिकट के लिए? सांसद के टिकट को जब पता नहीं कितना होगा मेरे से। तो अगर विधायक के टिकट के लिए अगर 20 करोड़ है तो डबल इसका मान लो कोई गुना ज्यादा है, कोई गुना ज्यादा। कोई गुना ज्यादा ही होगा। और ये राज्यसभा एमपी के लिए तो और भी ज्यादा होगा। बहुत बड़ा स्कीम है, बस इसका बहुत यही बड़ा स्कीम है। बहुत विधायकों से पैसे ले के टिकट देगा था, तभी इसका कारण है। एक अच्छे लोगों को सुनी नहीं और पार्टी में टिकट नहीं दिया उनको, क्योंकि गरीब के बेचारे पैसा नहीं था। ऐसा नहीं, सब हाथ जोड़ दिए। जो टिकट काटे हैं ना, पिछली बार भी 20-22 के काटे, अब की बार भी 24 के काटे। दिल्ली में उसकी हार का कारण यही तो है। मैं एक चीज बता देता हूँ, डॉक्टर सुखबीर सर जो एक बहुत करीबी थे केजरीवाल के, उनके विधायक भी रहे हैं, बहुत अच्छे विधायकों में गिने जाते थे। आज ये बहुत बड़ा आरोप है केजरीवाल पर वास्तव में, और ये इन्हीं का नहीं है। अगर मैंने कई आम आदमी पार्टी का अगर मैंने नेताओं का इंटरव्यू किया है, बीच बीच में ऐसी खबरें उड़ती रही हैं या आरोप लगाए गए हैं, धरने भी हुए केजरीवाल के अगेंस्ट हुआ है कि वो टिकट देने के लिए पैसा मांगते हैं, वो भी करोड़ों रुपए। मतलब समझ रहे हैं, विधायक की टिकट के लिए 20 करोड़ रुपए। अब आप सोच सकते हैं कि सांसद के टिकट के लिए कितना होगा और राज्यसभा एमपी के लिए कितना टिकट होगा और कितना पैसा होगा। मतलब खुले आम भ्रष्टाचार जो ईमानदारी के बलबूते पे आए थे, दिल्ली ने उनको अपने नेता बनाया, दिल्ली ने उनको अपना मत दिया और सरकार बनाई 3 बारी, तो उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। आज मैं आपको ये आप बीती कहानी बता रहे हैं सर। ये तो ये बहुत जरूरी हो जाता है दिल्ली वासियों के लिए सुनने के लिए कि केजरीवाल सिर्फ एक शराब घोटाला में नहीं, शीश महल में नहीं, उसके अलावा भी इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप बीती कहानी है, ये कोई सुनी सुनाई वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही है। देखो मैंने बताया ना, 2013 से 2020 तक इसने बहुत ही बढ़िया, कभी 2015 में किसी को भी पैसे से टिकट नहीं बेचा, 2013 में तब इसको जरूरत थी, लोग भी इसके जैसे ये बोलता था उससे जुड़ते जाते। अच्छा, जुड़ने का बहुत बढ़िया कारण था। लेकिन जब जैसे जो आया, इसके सपने ने सब चकनाचूर कर दिया। अच्छा, दिल्ली की राजनीति को तैस की। अच्छा, दिल्ली की राजनीति को बर्बाद करने में केजरीवाल का पूरा। लेकिन सर जो अभी मतलब शराब घोटाला को लेके, शीश महल को लेके लगातार बीजेपी ने उनको निशाना बनाया, मुद्दा बनाया, उस पर क्या है कि ये फैक्ट था सारी चीज? बिल्कुल फैक्ट। लेकिन अभी कोर्ट के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ गए। सीटें एक टाइम में बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल धराशाही हो चुके हैं। अभी पंजाब की तरफ रुख कर गई है, तो यही हाल होने वाला है, पक्का होना है। अच्छा, ये नहीं मैं बीजेपी में आ गया इसलिए मैं लगा। हाँ सर, मतलब उनके कारनामे ऐसे, मैंने जैसे कर्म करेगा बंदा वैसा फल पाएगा। मैंने योगेंद्र यादव का इंटरव्यू किया था, या मैं कह दूं वो कुमार विश्वास का किया था, या ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ बीजेपी आम आदमी के, सबने यही आरोप लगाया। लगातार ये आरोप लगाते थे कि वो जो सामने आता है कुछ और बोलता है, पीछे कुछ और होता है। तो ये वास्तव में रियल फैक्ट है। मैं कहता हूँ ऐसा गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। शायद इंसान तो कोई बदलता नहीं। अच्छा, पहला इंसान मैंने देखा है जो सरेआम झूठ बोल देता है। अरे हमें मतलब बदनाम करता है, रिश्तेदार को उसने बैठा रखा है कोई एजेंट के तौर पर। अच्छा, तो उसका साला है, कोई साली के लड़के हैं, उनको बैठा रखा है, कोई पैसे कलेक्ट करते हैं और उसको कई
जो इर्द गिर्द टीम है, हम्म, मैं क्या नाम लूंगा पर लेकिन मैं बता रहा हूँ हाँ। इर्द गिर्द जो टीम है हम्म, वो सिर्फ पैसे बटोरने की बना रखी है हम्म, और उसी से वो बदनाम है। और अभी भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ परमात्मा के वहाँ न्याय होगा तो मतलब जो इसकी पार्टी है वो बरकरार मतलब इन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को पार्टी में शामिल कर लिया है रिश्तेदार और वो पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। इसके और भी कोई जो इर्द गिर्द है तो पूरी पार्टी के मेंबर हैं, वो लोग भी करते हैं। लेकिन जो राजनीति में इनको अन्ना हजारे लाए थे उनकी भी बातें नहीं मानी और उनको भी दरकिनार किया इन्होंने। और मैंने क्या बताया अच्छे अच्छे आदमी को जो इसका ये लगता है काम होगा तो उनको दरकिनार कर नहीं सर, जैसे कि अभी जैसे बीजेपी 27 साल बाद आई, ठीक है, बीजेपी में आ गए, लेकिन बीजेपी में तो सर ऐसे कई चीज़ों से घिरी होती है, जैसे कि कहते हैं कि अभी रोजगार नहीं है या महंगाई ज़्यादा हो गई है, या अभी जैसे ट्रम्प जी ने टैरिफ लगा दिया, अच्छा खासा टैरिफ लगाया देश के अंदर। तो क्या नहीं लगता कि यहाँ पे हम थोड़ा बैकफुट जा रहे हैं या हमारे को कुछ एक्शन लेना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को? देखिए वो एक इंटरनेशनल ट्रम्प की अकेले भारत के लिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ और देशों से भारत के संबंध मोदी की दोस्ती लगाओ या कुछ लगाओ वहाँ पे टैरिफ कम है वो देशों को तो बहुत वोट लगाया है उसने। लेकिन मोदी जी का जो है नेतृत्व आज के दिन भी मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छी उसकी लिए जाता है, उसमें कोई परबट की बात नहीं है। आज देश हमारा बहुत तरक्की की उस पर, हर देश हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो मोदी तरफ जी। अभी हम हाथ जोड़ते थे, आज मैंने उनको हाथ जोड़ते हुए देखा है मोदी जी के सामने। मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी थी वास्तव में मतलब सही देता है। सर अमित शाह जी की एक बात याद आ गई मुझे, जैसे कि इन्होंने जो मैनिफेस्टो में अपने डाला था पहले 2014 का कह लो या अभी 2025 का ले विधानसभा चुनाव दिल्ली का जो हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में उन्होंने डाला था कि हम ये देंगे। तो मैं रिसेंटली मुद्दा बता देता हूँ आपको, उन्होंने बोला था कि भाई हम त्योहारों पे गैस फ्री देंगे या फिर हम 2500 रुपये देंगे। तो वो अभी तक तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, त्यौहार भी निकल गया होली का। ये वो 2500 के लिए उसने पूरा वो इंतजाम कर दिया। इक्यावन जो है 51,100 करोड़ का रुपये 5100 करोड़ का उसने बजट इसी के लिए कर दिया। मतलब ऐसा तो नहीं कि सर जो मैनिफेस्टो में डाला था और मतलब जैसे अमित शाह ने पहले इंटरव्यू दिया हुआ है कि हम तो जुमला बोलते राजनीतिक जुमला, ऐसा तो नहीं दिल्ली वाले फिर से लगे कि जुमला बोला गया है ठगे जाए, ऐसा तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जो जो वादे इस इलेक्शन में बीजेपी ने किए अच्छा, उनको पूरे करके दिखे, पूरा करके दिखाना। नहीं तो इनका भी वही हाल हो जाएगा। जनता जो है ना, जनता जनार्दन हाँ कहते हैं तो वो इसी का मतलब होता है कि मतलब ये पक्का काम करेंगे। इनके दिल में ऊपर से हमारी पूरी सरकार का हाई कमांड का ऑर्डर है, दिल्ली में एक एक चीज ऐसी होनी चाहिए लोग खुद आके वोट देने के लिए तैयार रहें बीजेपी को वोट देते। जी हाँ, जनता जनार्दन ये सब है, लोकतंत्र है ये। तो कब किसको उठा दे कब किसको गिरा दे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सर अभी रिसेंटली मुद्दा चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर हुआ है, जो संसद में अभी पक्ष पार्टी है वो जीत चुके हैं, उनके पक्ष में आ गया है। तो इस पर क्या कहना है, मतलब अब क्या ये सही है? क्योंकि अभी जेडीयू के लगभग 6-7 नेताओं ने, जेडीयू का जो बीजेपी के सहयोगी दल है, और इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला बिहार की राजनीति में, अभी 6 महीने बाद चुनाव भी होने वाला है। तो क्या लगता है ये कहीं बीजेपी बैकफुट तो नहीं हो जाएगी? और अभी 6-7 तो उनके विधायकों ने दे दिए, देखिए नेताओं ने। अमित शाह ने मुसलमानों के लिए बड़े अच्छे अच्छे कानून, ये कहते थे पहले भी 3 तलाक हो जाएगा तो मुसलमान ये आंदोलन कर देंगे, 370 हटा देंगे तो ये हो जाएगा देश में। और अब ये कहते हैं वक्फ बोर्ड का सीए का ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ कल से जब से बिल पास किया चिड़िया की भी वो नहीं आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा, देश में कितने पहले सांप्रदायिक झगड़े जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 के बाद और 2014 से पहले के देख लो, तो इसी से फर्क लगता है कि मतलब कितना कम कर दिया बीजेपी। मतलब आपका कहना है कि विपक्ष जो गलत प्रचार कर रहा है? विपक्ष बिल्कुल गलत प्रचार कर रहा है। कल ही मैं सुना था 1913 से लेकर 2013 तक
1900। 1913 और 2013 पूरी एक सेंचुरी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता रहे थे और अमित शाह जी बता रहे थे अभी 18 लाख हेक्टेयर। लेकिन 2013 और 2025 के बीच में जो कांग्रेस ने कानून बनाया था उसके आड़ में इन्होंने लोगों की अंधाधुंध संपत्ति और 39 लाख हेक्टेयर जमीन अभी इनके पास है। तो इसी को देखते हुए ना बीजेपी ने एक सही कदम उठाया है। अब वक्फ बोर्ड की ताकत इतनी हो गई थी कि वो हमारी न्यायपालिका उसके आगे कुछ थी। नहीं सर, जैसे कि अभी पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग फेज पे मतलब धर्म और जाति तो सही लग रहा था स्टार्टिंग फेज में। जब 2014 के बाद मोदी जी आए तो स्टार्टिंग फेज तो सही लग रहा था, लेकिन अभी मतलब हर मुद्दे पे जाति धर्म और ये सब चीज़ें आ रही हैं, कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी वक्फ बोर्ड ये आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये नहीं लग रहा है कि हद से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, अब ये चीज़ें उठाई जा रही हैं? क्योंकि आज भी आप युवा रोजगार मांग रहा है तो फिर जाति धर्म पे बात आ जाती है, महंगाई की बात कही जाती है तो जाति धर्म पे। अब तो ये मतलब ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा वो दबती जा रही हैं? नहीं, देखिए हमारी सरकार का जो विजन है बेरोजगारों को रोजगार देने का मतलब है। अगर उसके आंकड़े उठा के देखा जाए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से 2014 से ये हिंदू मुस्लिम का तो ये मुद्दा उठाते हैं विपक्ष वाले। अच्छी बार बार हर चीज में वो हिंदू सनातन धर्म देखते हैं, हर चीज में विपक्ष जो है ना उसको दूसरे एंगल से देखता है। उनका नजरिया गलत, उनका नजरिया ही उस चीज को लेके आ जाता है, धार्मिक हो चुका है, खुद ही विपक्ष ही इसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करता है। कल सुधांशु महाराज जी नहीं बोल रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी जी हाँ। वो बोल रहे थे विधानसभा में, वो एक एक आंकड़े उन्होंने बताए। अच्छा, तो उसी से अंदाजा लगता है कि मतलब लोग मतलब जो है ना उसको ज्यादा मतलब विपक्ष वाले को देते हैं, हवा देते हैं। अब हिंदू मुस्लिम हिंदू ओबीसी का क्या हुआ है, बस एक ही मकसद है, अरे वो जब संसद में बिल को पास सकता है हाँ, तो ये कितनी बेइज्जती की बात है। कितनी बेइज्जती, ये तो ठीक है आप धरना दो, काली पट्टी बांध दो, वो करो, ये थोड़ा कि बिल को मतलब उसके सामने मैं कहता हूँ ऐसे के साथ तो देशद्रोही का मुकदमा लगा देना चाहिए। हाँ, जो संसद जैसी गरिमा को इज्जत इज्जत कर रहे हैं इज्जत कर रहे हैं, तो ये चीज तो ऐसे आदमी के साथ तो मैं तो बिल्कुल दिल से, ये नहीं हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूँ, अगर कोई सनातन धर्म भी ऐसा करता है ना हाँ, मैं तो उसके खिलाफ भी यही बात करूँ। एग्जैक्टली, मतलब कि वो 140 करोड़ लोगों की आस्था है आस्था है संसद में। संसद जो 140 करोड़ लोगों की आस्था, और वहां पे आप ऐसा और नहीं कर उसको सकते। तार तार करना तो वो देशद्रोह से कम थोड़ा हो। लेकिन सर मैं कहूँगा ये चीज़ तो फैक्ट हुआ कि जैसे कि अभी मतलब नेता, अभी देखा जाए तो नेता बहुत, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास ना बेरोजगारी है, चीज़ें चाहे शहर में ले लो दूर दराज गाँव में है। अब क्या कह रहे हैं कि नेता ना उभर के आ रहे हैं। मतलब मैंने अभी देखा भी, मैंने कई लोगों का इंटरव्यू भी किया है, और बिहार का चुनाव अभी देखे, बिहार में से कई नेता उभरे हैं जो माफिया हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन जातीय नाम पर वो अपना वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर क्या है सर आपका कि देश कहाँ जा रहा है? देखो मैं तो इस चीज की मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए आप ना, आप एक एजुकेटेड हैं, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में रहते हैं, और एक अच्छी पार्टी में थे और हैं, और आगे आपका भविष्य व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी डिस्कस आपको करना चाहिए ताकि जनता को, लोगों को पता चल सके क्या ये जातीय और धार्मिक राजनीति हमारे देश के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जातीय राजनीति और बाहुबली की राजनीति मैं बिल्कुल, चाहे मेरी पार्टी भी मेरे खिलाफ हो जाएगी ना तब भी मेरा यही विचार रहेगा, मैं इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल, मैं जातीय राजनीति को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। हाँ, इंसानियत की राजनीति में जी, इंसान इंसानियत की राजनीति करेगा तो वो मेरे को बेहतर लगेगी, जबकि जातीय और ये बाहुबली पैसे वाले राजनीति। मैं कहता हूँ जब मैं आया राजनीति में तो मैं बिल्कुल फ्री की राजनीति में आया, लोगों ने ना मेरे से पैसा लिया। मेरे इलेक्शन में किसी ने दारू तक भी पीने की डिमांड मेरे से भी डिमांड नहीं। अच्छा, और मैं आज भी कहता हूँ जब भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा ना, कसम खा के कहता हूँ, अब मेरे इलेक्शन में दारू का विरोध नहीं होगा। पार्टी जब भी मुझे वाजिब संदेश देगी, लेकिन ये चीज़ें मैं यूज करने की पूरी पूरी कोशिश ये करूँगा मेरे इलेक्शन में
ये चीज़ें दूर हटके और लोग एक बढ़िया इंसान करके चुने तो मैं खुश होऊंगा। जरूर। बाहुबली के तौर पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, ये बात तो आपने सही बोला कि जब स्टार्टिंग फेस आम आदमी का था तो उसमें कई लोगों ने, मैं कई चेहरे ऐसे जानता हूँ कि जो नौकरी छोड़कर आए थे, अपना पद छोड़कर आए थे, कोई विदेश में था, कोई भारत में था, कोई कहाँ से, तो ऐसे लोगों को जुड़ाव था। लेकिन फिलहाल आज के टाइम में वो जुड़ाव नहीं, वो सब हट चुके। मैंने ये बताया ना, उसके अपना विचारधारा बदल गई। जो बेसिक कंसेप्ट था केजरीवाल जी का वो बदलता चला गया, लोग दूर हटते चले गए। और हमारा केजरीवाल कोई पर्सनल कोई दुश्मनी थोड़ी है, मेरा उसका कोई घर नहीं बढ़ता है, कोई मेरा किसी जायदाद पे बंटवारा नहीं है। तो ये राजनीति ये किसी चीज़ को मत नहीं, उसी से मैंने उसको त्याग किया। मैंने कहा था हाथ जोड़ के, अभी अगर तुम मुझे टिकट भी देगा ना, मैं अब की बार आपके टिकट पर नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल। और मैंने उसके टिकट की डिमांड भी नहीं की। देखो, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। मेरी विचारधारा अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा मतलब अपने दिल से माना। जब मैं इनसे भी उब जाऊंगा तो अपने घर में जाऊंगा, लेकिन किसी दूसरी पार्टी में जाने का मैं विचार नहीं करूँगा। बस मैंने दो ही मन बना लिए, या तो राजनीति से बिल्कुल संन्यास ही ले पक्का। अभी मेरी आस्था मतलब मोदी जी की सरकार में, अमित शाह की सरकार में हद से ज़्यादा होती जा रही है। अभी जो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, मुझे अंदरूनी पता लग गया कि मैं जहाँ से उल्टा हटके आया हूँ और इनमें दिन और रात का फर्क तो लगता है विकास है वही मेरे हिसाब से, जैसे मैं सोचता हूँ मतलब बढ़िया है। लेकिन सर, युवा जिस तरह से परेशान हो रहे हैं या युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग, अधिकतर धरना चलता रहता है, या फिर मैं कहूँगा कि मतलब महंगाई और युवा, देखो ये चीज़ें बेसिक है देश की, तो कहाँ तक रोजगार का मकसद है कि ये क्यों नहीं डेवलप हो नहीं पा रहा सही? देखो, आज का ऐसा टेक्निकल जमाना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, प्राइवेट में ज़्यादा स्कोप हो गया, गवर्नमेंट जॉब मैं मानता हूँ कम होती है। लेकिन उसी के साथ साथ है ना, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में इतना बढ़ावा दे दिया, हम लोग को इतना वो दे दिया है, मतलब बेहद और देशों की तरह ही, मतलब जैसे एडवांस कंट्री है उसी की तरफ पे हमारी गवर्नमेंट भी मतलब पूरा लोगों को वो दे दिया, अब तुम अपना वो करो। अब मैं सर ऐसे कितने लोगों को जानते हो, तो पहले वो रोजगार ढूंढ रहे थे, हाँ, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, वो नेता बन गए या फिर बाबा बन गए। अब वो नेता बाबा कैसे बन गए, फंडिंग कहाँ से ले रहे हैं? जो दूर दराज के गांव के कुछ मतलब कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो गलत तरीके से पैसा फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं और समाज में जातीय नेता बन गए। ठीक है, मैं यूपी बिहार के से कितने नेताओं के नाम गिना दूँ, जो सैकड़ों नेताओं के नाम गिना दूंगा, तो ये काम कर रहे हैं। या बाबा ऐसे जानता हूँ जिन पर कई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो, लेकिन अभी आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे बाबा बन गए। तो ये जो दो चीजें चल रही हैं आज के टाइम में सर, ये कितना हद तक सही है देश के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए? देश के लिए मैंने आपको पहले भी बोला, मैं सिर्फ बाहुबली और ये ऐसी क्रिमिनल राजनीति से बिल्कुल खराब, चाहे मेरी पार्टी में हो चाहे दूसरी पार्टी, उसके लिए मैं आवाज़ अपनी कहीं तक भी उठा। अभी जैसे कि अभी मैं जल्दी की बात करूं तो अभी इसी साल विधानसभा चुनाव बिहार का होने वाला है। ठीक है सर, बिहार में ऐसे कितने नेता हैं, उनका विकास मुद्दा नहीं है। विकास पे आज के टाइम में कोई भी राजनीतिक पार्टी विकास के मुद्दे पे बात नहीं करती है, वो सीधा क्या बात करती है, जाति पे और धर्म पे बात करेंगे। और ऐसे कितने नेता जातीय तौर पे उभरे, जैसे कि मैं बात कर दूंगा, जीतन राम मांझी जातीय नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जातीय नेता हैं, मुकेश सहनी का नाम सुना है? हाँ, वो कहते हैं कि मैं मल्लाह हूँ, मैं मल्लाहों का ये हूँ, जबकि वो बॉलीवुड से आए थे, करोड़ रुपए के मालिक हैं, कहते हैं मैं गरीब हूँ। तो इस तरह से जो अपने आप को एक फेस बना के दुनिया को दिखा रहे हैं, अपनी जाति को दिखा रहे हैं, क्या लगता है ये अपनी जाति का विकास करेंगे? ऐसे आदमी जो आपने बताया पैसे के लोगों को, वो जाति के नाम पर तो मतलब राजनीति करनी ही नहीं चाहिए ना। मैं तो बस एक ही जवाब मेरा, मैं इसकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।